गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट फर्स्ट के लिए आज चर्चा करेंगे रासो साहित्य पर। हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल जो 1050 से 1375 के मध्य लिखा गया, उसमें जो रासो साहित्य है, जो चारणों द्वारा लिखा गया है, उसे रासो साहित्य कहा जाता है। उस समय एक परंपरा निकली कि जो भी कवि कोई ग्रंथ लिखता, उस ग्रंथ के पीछे एक शब्द लगा दिया करते थे, वो है रासो। जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, क्यामथ्या रासो, बीसल देव रासो। इस तरह रासो एक परंपरा चल निकली। एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये रासो का अर्थ क्या है। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग तर्क दिए। किसी ने इसको रासक छंद से जोड़ दिया कि जैसे पहले एक शब्द था घोड़ा, उसके लिए शब्द आता था घोटक। जैसे घोटक शब्द से घोड़ा बना, उसी तरह रासक छंद से शब्द बना रासो। किसी ने अपना मत दिया कि यह शब्द रसायन से है, नाल रसायन वाक्यों, रसायन शब्द से इसका अर्थ माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रसायन शब्द से ही माना है कि जो रासो साहित्य है, वो रासो जो शब्द है उसका जो उद्भव हुआ है वो रसायन से हुआ है। अब रासो जो साहित्य है वो पूर्णतया दरबारी साहित्य है। दरबारी साहित्य से मतलब कि चारण जो कवि थे वो राजा के दरबार में रहा करते थे, उसके मित्र भी थे, और उसके यहाँ एक दरबारी कवि की पदवी भी थी। और वो कवि राजा के मित्र होने के नाते उस समय राजा के साथ युद्ध में भी जाया करते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कलम के साथ साथ तलवार के भी धनी थे, अर्थात कलम के साथ साथ करबाल ग्राही भी थे। दिन में वो राजा के साथ युद्ध करते थे और रात को उसी युद्ध का आंखों देखा हाल अपने साहित्य में वर्णित करते थे। तो उन कवियों की जो विशेषता है, उन कवियों के युद्धों, उनकी यदि सामान्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो उस समय के कवि की जो अद्भुत और मौलिक विशेषता निकल के आती है वो है श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत समन्वय। ये दोनों विरोधी भावों के रस है। श्रृंगार अलग भाव का रस है, वीर अलग भाव का रस है, लेकिन इस तरह का जो अद्भुत समन्वय है केवल आदिकाल में दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं कि श्रृंगार रस क्यों आया। क्योंकि उस समय का जो भी युद्ध हुआ, उस युद्ध का जो मूल कारण है उसको नारी को माना गया है कि उस समय किसी भी राजा ने साम्राज्य विस्तार की भावना से अथवा लूटपाट की भावना से युद्ध नहीं किया। उस समय के ज़्यादातर जो युद्ध हुए वो पड़ोसी किसी राजकुमारी अथवा रानी के अपहरण के कारण हुए। सबसे पहले कोई भी कवि किसी रानी की या राजकुमारी की सुंदरता का चित्रण करता है दरबार में, और उस सुंदरता के चित्रण के कारण राजा के मन में उसको प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न होती है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो युद्ध के लिए उद्यत हो जाता है। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा वो श्रृंगार का चित्रण करेगा उतना ही खतरनाक युद्ध होने की संभावना उस समय के साहित्य में। तो श्रृंगार और वीर रस जो विरोधी भावों के रस है उनका समन्वय करने का प्रयास, समन्वय करने का अर्थात दोनों का समन्वय किया है, दोनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। साथ ही जो रासो साहित्य है उसकी प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता अथवा अर्ध प्रामाणिकता, ये एक बहुत बड़ा विषय खड़ा हो जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज रासो की बात करें तो चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासो में आधा तो चंद्रवरदायी ने लिखा है, आधा उनके पुत्र जल्लण ने लिखा है। पुस्तक जल्लण हत दे चली गजेंद्र का। तो उस पृथ्वीराज रासो के हिसाब से
मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु है पृथ्वीराज चौहान ने की है। लेकिन इतिहास वाले इस बात से इनकार करते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के हाथों नहीं हुई। कोई गैर प्रजाति थी जो 1900 मतलब करीब 13 साल बाद या 16 साल बाद उसकी मृत्यु हुई है, पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद। पृथ्वीराज शासकों के हिसाब से मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान ने बहुत ज़्यादा शादियाँ की, लगभग 28-30 शादियों का जिक्र आता है। लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से उन्होंने केवल 2 ही शादियाँ की थी। तो घटनाओं का वैषम्य, काल का वैषम्य अर्थात असमानता, इतिहास से इसका तालमेल नहीं खाता है। और तालमेल नहीं खाने का जो कारण है वो मूल कारण ये रहा कि कवियों का राजा के प्रति बहुत ज़्यादा एक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना, उनको मित्र धर्म का पालन करना, राज कवि होने के धर्म का पालन करना और राजा की झूठी प्रशंसा करना, इस वजह से ऐतिहासिकता का इस समय अभाव हो गया। जो इतिहासकार होते हैं वो एक साहित्य को माध्यम मानते हैं ऐतिहासिक तथ्यों के लिए, लेकिन ये जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो उनसे तालमेल नहीं खाता जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अब ऐतिहासिक घटनाएं और साहित्य में जो वर्णित घटनाएं हैं उनका जो तालमेल नहीं खाता, तो उस आधार पर रासो साहित्य को की प्रामाणिकता संदेह के घेरे में आ जाती है। तो जो रासो साहित्य है उसकी प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता अर्थात अर्ध प्रामाणिकता, कि ये आधा प्रामाणिक है आधा प्रामाणिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विषय बन जाता है। इनकी जो भक्ति भावना है रासो साहित्य के युगीन कवियों की, वो भक्ति भावना देश काल तक सीमित है। अर्थात उनकी जो राष्ट्रीयता की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा संकुचित है, सीमित दायरे की भक्ति भावना है। सीमित दायरे से मतलब उनकी जो भक्ति भावना है केवल अपने रियासत तक सीमित है। उनको ग्वालियर की रियासत और अजमेर की रियासत, और जैसे बात करें हैदराबाद की रियासत या दिल्ली की रियासत, उनको आपस में किसी रियासतों के बारे में कोई चिंता नहीं है। उनको तो स्वयं की रियासत तक उसकी देशभक्ति सीमित है। आज जो अखंड भारत है, इतना बड़ा भारत है, आज का जो अखंड भारत है, उस समय यह परिकल्पना नहीं थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था देश। तो उनकी जो भक्ति भावना है, उनकी जो राष्ट्रीयता की भावना है, वो राष्ट्रीयता की जो भावना है बहुत ही संकुचित है। तो रासो साहित्य के बारे में बात करें तो श्रृंगार और वीर रस का अद्भुत समन्वय, ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव, संकुचित राष्ट्रीयता की भावना। प्रकृति चित्रण की बात करें तो उस समय का जो कवि है पूरी तरह दरबारी कवि है। अब दरबारी कवि को कहीं प्रकृति की गोद में बैठने का कहीं मौका नहीं मिला। उसको तो केवल राजा की प्रशंसा, राजा की वृद्धावली, राजा के बारे में झूठी सत्य असत्य, उसको तो राजा को प्रसन्न करना उसका मुख्य उद्देश्य रहा है। कविता के माध्यम से यश प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, सम्मान प्राप्त करना उस कवि का मुख्य उद्देश्य रहा है। रासो साहित्य एक पूरी तरह जोश भर देने वाला साहित्य है। एक 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 एक, एक उनमें उन कवियों में इतनी क्षमता है कि किसी भी मुर्दे में जान फूंक सकते हैं वो अपनी कविता के माध्यम से। 12 बरस लो कुकर जिए, तेरे लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। बस इस तरह की 18 वर्ष तक का ही क्षत्रिय का जो जीवन है वो स्वाभिमानी जीवन है, यदि है तो 18 वर्ष तक का ही पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर जो रासो साहित्य है, उस जो युगीन साहित्य है वो दरबारी साहित्य है। कवि उस समय राजा का मित्र हुआ करता था, दरबारी कवि भी हुआ करता था। राजा के साथ दिन में वो युद्ध करता था और उन युद्धों, अब दिन में जब राजा के साथ युद्ध करेगा तो उसके वर्णन में अपने आप सजीवता और चित्रात्मकता आ जाएगी, क्योंकि उसने उस युद्ध को आंखों से देखा है, खुद लड़ा है, खुद। अब कहा जाता है कि रासो साहित्य को पढ़ने से
घोड़ों की हिननाट और हाथियों की गूंज और तलवारों की टंकार सुनाई देती है।